पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। इसी जोश, जुनून और उमंग के साथ मैं मुकुल शर्मा स्वागत करता हूं आपका अश्वत्था एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहला प्रश्न आपके दिमाग में आएगा कि अश्वत्था जो शब्द है उसका मतलब क्या है। आज का अपना पहला सेशन है, चैनल का सबसे पहला सेशन है और आपके दिमाग में जो प्रश्न आ रहा है इसको मैं सबसे पहले क्लियर करने के लिए यहाँ पर मैंने दो फोटो लगाई है। अश्वत्था एक वृक्ष का नाम है। अश्वत्था पीपल का पेड़ है, उसको संस्कृत में बोलते हैं। गीता के 15वें अध्याय में श्री कृष्ण ने इसका वर्णन किया है। इसको एक पवित्र पेड़ माना गया है। और आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी तो वहां पर आपने देखा होगा कि भगवान बुद्ध, जो यहाँ पर आपको फोटो में दिख रहे हैं, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति पीपल की पेड़ के नीचे हुई थी। भगवान बुद्ध को यहाँ से ज्ञान मिला, हमें भी वहीं से ज्ञान मिला और आपको भी वहीं से ज्ञान मिलेगा। तो अश्वत्था का जो अर्थ है वो ये है। और इसकी हमने जो टैगलाइन रखी है वो है रूट्स ऑफ नॉलेज, ब्रांचेज ऑफ सक्सेस। यानी कि इसकी जो जड़ें हैं वो है ज्ञान की जड़ें और इसकी जो शाखाएं हैं वो आपको सक्सेस दिलाएगी। तो आज का अपना पहला सेशन होने वाला है। सेशन का आपने थंबनेल देखा होगा और थंबनेल में हमने लगाया है कि सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस चेंज हुआ है। राजस्थान में टीचर की जो एग्जाम होती है उसके अंदर सेकंड ग्रेड की एग्जाम होती है। सेकंड ग्रेड में टीचर की एग्जाम होती है, सेकंड ग्रेड में लाइब्रेरियन की एग्जाम होती है। इन दोनों एग्जाम का सिलेबस है वो सेम रहता है। इसका जो पेपर वन है, पेपर वन जो फर्स्ट पेपर है, उसके सिलेबस में जो पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है उसके अंदर स्टेट पॉलिटी आती है और इंडियन पॉलिटी आती है। इन दोनों के सिलेबस में कुछ बदलाव हुए हैं। सबसे पहला सेशन है वो अपना ये रहने वाला है कि इस सिलेबस में क्या बदलाव हुए हैं और हमें क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सारी चीजें आपको आज के सेशन में हमारे द्वारा बताई जाएगी। सबसे पहले आज का अपना पहला सेशन कोचिंग का, तो उसके लिए आपको कोचिंग के बारे में इंट्रो दे देते हैं कि कोचिंग का नाम क्या है। इसके बाद में मैंने कुछ स्लाइड्स लगाई कि आपको हमारी कोचिंग में क्या क्या मिलेगा। तो सबसे पहले आपको कंप्लीट जो पॉलिटी है, सेकंड ग्रेड की जो पॉलिटी है वो आपको, हमारा सबसे पहला टारगेट है सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम है जुलाई 2026 में, वो हमने टारगेट रखा है और उसको अपन यूट्यूब पर फ्री पढ़ेंगे। यानी कि आपको यूट्यूब पर जो कोचिंग वाले जो मैटर सारा उपलब्ध करवाते हैं उससे बेहतरीन क्लासेस आपको यूट्यूब पर फ्री में मिलेगी। फ्री में जो चीज़ें मिलती है उनकी इज्जत है वो कम की जाती है, लेकिन फिर भी आपके लिए नया प्रयास किया जा रहा है कि बेस्ट से बेस्ट जो कंटेंट है, दूसरा पॉइंट हमारा है कंटेंट। तो बेस्ट कंटेंट आज के टाइम आप देख रहे हैं कि आरपीएससी जो प्रश्न पूछ रही है उनका स्तर अलग ही लेवल का है। आरपीएससी प्रश्न पूछ रही है कि गांधी जी का जो दोस्त है उनकी माँ का नाम क्या है। एग्जैक्ट ये प्रश्न नहीं पूछा है, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जो वेग फैक्ट है वो बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ना उसमें आपकी समझ काम में आएगी, ना उसमें आपका ज्ञान काम में आएगा। विशुद्ध फैक्ट है वो आपसे पूछे जाएंगे, यानी कि आप रट्टू तोते होने चाहिए। आपकी जो हर एक फैक्ट है, एक बुक आपने पढ़ ली तो उसका हर एक फैक्ट आपको याद होना चाहिए। अब इसमें भी समस्या आ रही है कि एक बुक हो, दो बुक हो, तीन बुक हो, समझ में आती है कि उनको बच्चे पढ़ लेते हैं, लेकिन कहाँ से आप प्रश्न पूछ रहे हो? 10-10, 15-15 किताबें हैं, हर किसी बुक में से हर कोई सा क्वेश्चन आप उठा के पूछ रहे हो। पॉलिटी का जो पेपर बना रहे हो, कौन खोड़ला आदमी बैठ के बना रहा है, समझ में नहीं आ रहा है किसी कोई। फर्स्ट ग्रेड की रिजल्ट देखा आपने, फर्स्ट ग्रेड में भी सिर्फ 6 विद्यार्थी वो सफल हुए। 225 पोस्ट थी, उनमें सिर्फ 6 का सिलेक्शन हुआ। तो ये शर्म की बात है। बच्चे ऐसे नहीं है कि जिनको पढ़ना नहीं आता, जो पढ़ नहीं रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं। बच्चों की कंडीशन ऐसी है कि आप हमें इतना सारा मैटर दे दीजिए, इतना सारा मैटर भी हम पॉलिटिकल के एक चैप्टर का पढ़ लेंगे, लेकिन उस मैटर में से क्वेश्चन आना चाहिए। हमारे पास में मैटर नहीं है। कंपटीशन एग्जाम होती है, वहां हर कहीं से उठा के क्वेश्चन है वो आपसे पूछ ले जाते हैं। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी कि आपको सबसे बेस्ट कंटेंट है वो वहां से मिले और जो प्रश्न सबको आ रहे हैं कम से कम आपको वो आए और एक्स्ट्रा 4 प्रश्न आपको आए जिसकी वजह से आप सिलेक्शन ले पाओ। दूसरी चीज हमारी है जो क्वालिटी है अपनी, वो कंटेंट रहेगा। टेलीग्राम चैनल अपना रहेगा, उसके ऊपर आपको रोज जो क्लास होगी उस क्लास का जो नोट्स है वो आपको वहां पर अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। हिंदी मीडियम में रहेंगे, शुरू में शुरुआत करेंगे, उसको धीरे धीरे इंग्लिश मीडियम में भी किया जाए। तीसरा अपना पॉइंट है पीवाईक्यू। हमारी ये कोशिश रहेगी कि आपको आज एक टॉपिक करवा दिया, एक टॉपिक की 4 से 5 क्लास हुई, मान लीजिए 4 से 5 क्लास होने के बाद वो टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ जब तक उस टॉपिक की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अपन नहीं लगाते। पिछली एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन आए हैं अगर हमें पता ही नहीं है तो हमारा तैयारी करने का तरीका है वो ऐसे होता है कि धूल में लठ मार रहे हैं हम, कैसे क्या पढ़ रहे हैं वो किसी को समझ में नहीं आता। वैसे अपने को नहीं पढ़ना है। पहले टॉपिक क्लियर करेंगे अपन, उसके बाद पीवाईक्यू करेंगे। पीवाईक्यू करने के बाद अपन एमसीक्यू, यानी उस टॉपिक से रिलेटेड किस किस प्रकार के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और बन सकते हैं, जितनी संभावना होगी उतने ज्यादा क्वेश्चन हम करेंगे। इन दोनों की एक एक दो दो क्लास तो हर टॉपिक की कंफर्म आएगी ही, चाहे हमें टाइम लग जाए। अभी हमारे पास में खूब सारा टाइम पड़ा है।
6 महीने अगले साल के हैं और 3 महीने इस साल के हैं, तो 8-9 महीने आराम से अपने पास में इत्मीनान से पॉलिटी अपन करेंगे। 10 क्वेश्चन आपके पास में इंडियन पॉलिटी के आते हैं, 10 क्वेश्चन स्टेट पॉलिटी के आते हैं, तो उनमें से अपने को कम से कम 15 से 18 क्वेश्चन है वो अपने को सही करने हैं और वो यहाँ से आपको मैटर मिल जाए, ऐसी अपनी कोशिश रहेगी, ऐसी अपनी मेहनत रहेगी। और जैसी मेहनत हम कर रहे हैं वैसी आपको साथ के साथ करते जाना है। जो पढ़ाते जा रहे हैं उसको याद करते हुए जाना है, सोल्व करते हुए जाना है, नए नए क्वेश्चन करते जाने हैं। 5वां जो अपना है सिस्टमेटिक नोट्स, यानी कि टेलीग्राम पर आपको सिस्टमेटिक हर टॉपिक के नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। उसके बाद 24/7 डाउट सॉल्विंग ऑन व्हाट्सएप। आगे हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे भी नीचे दिखाया जा रहा है, सबसे लास्ट में मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है। उसके ऊपर आप कभी भी किसी भी टाइम कोई भी पॉलिटी का क्वेश्चन हो सेकंड ग्रेड के सिलेबस का, वो आप वहां पर डाल दीजिए, आपको अगले 3-4 घंटे में उसका उत्तर विथ प्रूफ आपको वहां पर मिल जाएगा। तो ये हमने नई चीज़ है वो शुरू करी है। किसी भी टॉपिक का आपको कोई प्रॉब्लम हो, शुरुआत अपन जीरो से करेंगे कि जो साइंस बैकग्राउंड के हैं, जो कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, आर्ट्स में भी जो अदर सब्जेक्ट्स के हैं, उनको पॉलिटिकल साइंस है वो समझने में दिक्कत नहीं हो। जीरो से अपन शुरू करेंगे, हर टॉपिक को धीरे धीरे करते हुए जाएंगे। उसके बाद में मैंने ये 2 QR कोड लगाए हैं और इन QR में पहला है आपके पास में टेलीग्राम का, दूसरा है व्हाट्सएप का। तो इन दोनों को आप स्कैन करके और टेलीग्राम चैनल है उससे जुड़ सकते हैं, और व्हाट्सएप का जो अपना नंबर है, नंबर भी आगे दिया हुआ है, उसके ऊपर आप कभी भी मैसेज कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें लगा रखिए। अब सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है, सबसे पहला जो अपना लेक्चर है वो हम देख रहे हैं। सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है उसमें क्या चेंज हुआ है, क्या सिलेबस पहले था, कौन से टॉपिक नए जोड़े हैं, क्या उनमें चेंजेस किए गए हैं, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख रखी है। सबसे पहले हम देख रहे हैं इंडियन पॉलिटी का सिलेबस। अब इंडियन पॉलिटी का जो सिलेबस है, इंडियन पॉलिटी के सिलेबस में भारत का संविधान और विदेश नीति, ये अपने पास में पॉइंट लिखा हुआ रहता है। भारत का संविधान, संविधान क्या होता है, हर एक शब्द है, उस शब्द को आपको हमारी क्लास में समझाया जाएगा। ये अपनी क्वालिटी है कि जो चीज़ बोर्ड पे एक भी शब्द लिखा जा रहा है उसका मतलब क्या है, क्योंकि पॉलिटी ऐसी सब्जेक्ट है, जैसे इंग्लिश में आपको डिक्शनरी है, उसके बहुत सारे वर्ड्स आने चाहिए तब इंग्लिश का कोई मतलब रहता है। हर सब्जेक्ट की अलग अलग टर्मिनोलॉजी होती है। अगर पॉलिटिकल साइंस की आपको टर्मिनोलॉजी नहीं पता, आपको नहीं पता है विधायिका क्या होती है, कार्यपालिका क्या होती है, न्यायपालिका क्या होती है, तो किसी क्वेश्चन में अगर आपको उस टॉपिक का ज्ञान है पूरा, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि विधायिका क्या होती है और प्रश्न में विधायिका शब्द आ गया, तो आप उस प्रश्न को सोल्व नहीं कर पाओगे। और आजकल तो क्वेश्चन भी ऐसे आ रहे हैं कि एक क्वेश्चन में 4 स्टेटमेंट आते हैं, आपको चारों स्टेटमेंट आने चाहिए। अगर आपको 3 भी आ रहे हैं, एक नहीं आ रहा, तो आपको ऑप्शन में ऐसे ऑप्शन दिए जाएंगे कि आपका वो प्रश्न सही नहीं होगा। तो अपने को ये चीजें ध्यान में रखनी है कि हर एक वर्ड है वो आपको यहाँ पर समझाया जाएगा। भारत का संविधान यहाँ पर दिया गया है, इसमें भारत का संवैधानिक विकास। अब आपने ये टॉपिक अगर सेकंड ग्रेड आपने पहले एग्जाम दे रखी है, आपने पढ़ा होगा थोड़ा, तो आपको पता होगा कि पहले सिर्फ 1919 और 1935 कोचिंग वाले सिर्फ 2 अधिनियम पे ही ध्यान देते हैं। पढ़ाने वाला हर कोई इन 2 को पढ़ाता है, पढ़ने वाले भी सिर्फ इन 2 को, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से आता था और एक क्वेश्चन कन्फर्म यहाँ से आता था। लेकिन अब मामला चेंज हो गया पूरा, आपको संवैधानिक विकास पूरा पढ़ना है। ये मैंने बोल्ड करके अंडरलाइन करके अलग से लिखा है, क्योंकि एक नया टॉपिक जुड़ गया एक तरह से अपने पास में। भारत का संवैधानिक विकास है वो आपको 0 से लेकर एकदम एंड तक 1935 तक, उसके बाद 1947 का जो स्वतंत्रता अधिनियम था वहां तक पढ़ना आपको। सिर्फ ये 2 अधिनियम पढ़ के नहीं छोड़ देना है। उसके बाद में दूसरा टॉपिक अपने पास में संविधान सभा, जो पहले था और अभी भी है। उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमिका। संविधान निर्माण में सबसे बड़ी जो भूमिका है वो BR अम्बेडकर की रही थी, अपने को पता है। और BR अम्बेडकर की मेनली क्या क्या भूमिका रही थी, उनकी थोड़ी सी जीवनी भी अपन देखेंगे, क्योंकि जिस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं ऐसा तो कुछ है नहीं कि अपन कुछ छोड़ सकते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि अपन एग्जाम देना ही छोड़ दें। जब उखले में सर दे लिया तो फिर मुसल से क्या डरना। तो तैयारी करनी है अपने को, अच्छे से करनी है, जो बाकी और लोग कर रहे हैं उनसे अच्छी अपने को करनी है। अब ऐसा तो है नहीं कि 6 जो बच्चे सेलेक्ट हुए इस बार पॉलिटिकल साइंस में, सिर्फ वही बच्चे ज्ञानी है पॉलिटिकल साइंस में। तो अपने को ये समझ के चलना है कि जो चीज़ अपन तैयार कर रहे हैं उसको इतना बेस्ट करें कि कहीं से भी उसमें क्वेश्चन आए तो वहां पर अपन चूके नहीं। इसके बाद में जो अपने को टॉपिक दे रखे हैं नागरिकता, ये नया टॉपिक जुड़ा है, ये अंडरलाइन नहीं किया गया है। नागरिकता अपने पास में नया टॉपिक जुड़ा है, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक ये जाता है। तो ये पहले ये RS के एग्जाम में भी नहीं है, किसी एग्जाम में बड़ी बड़ी एग्जाम्स में ये टॉपिक नहीं दिया रहता है, IAS की एग्जाम में जरूर दिया हुआ है। वहां से ये टॉपिक अपने को नागरिकता कंप्लीट करना है। मौलिक अधिकार हर एग्जाम में रहता है, CET की एग्जाम में भी है, पटवारी की एग्जाम में भी है, वो अपने को मौलिक अधिकार पढ़ने हैं सारे। आर्टिकल 13 से लेकर और 35 तक आपके ये मूल अधिकार दिए हुए रहते हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, ये हर एग्जाम में रहते हैं, नॉर्मल टॉपिक है, ये अपने को यहाँ भी करने हैं, पहले भी यहाँ पे दिए हुए थे और अभी भी दिए हुए हैं। उसके बाद में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति,
राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पहले भी थे अपने पास में। पहले अलग से उपराष्ट्रपति नहीं लिखा हुआ था, सिर्फ राष्ट्रपति लिखा हुआ था, उसके अंदर उपराष्ट्रपति हम पढ़ लेते थे। लेकिन अब अलग से लिख दिया गया है, तो वैसे भी पढ़ना हमारे लिए जरूरी हो गया है। उसके बाद में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, पहले मंत्रिपरिषद नहीं लिखा हुआ रहता था, तो अब ये दोनों है वो अपने को अच्छे से करते हुए चलने हैं। अब ये एक पूरा टॉपिक है, ये अलग से नया जुड़ा है, इसके अंदर 3 चीजें लिखी गई है। एक तो संसद अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर अच्छे से इत्मीनान से उसको अपन करें तो 15 से 20 क्लासेस सिर्फ संसद की हो सकती है। संसद अपने को अच्छे से करते हुए चलना है। आप ऐसे मानो कि किसी भी एग्जाम का अगर सिलेबस चेंज हो रहा है तो जो नया टॉपिक जुड़ रहा है उससे तो क्वेश्चन कन्फर्म ही आएंगे और अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे। तो संसद को हमें छोड़ना नहीं है, इसको हम आराम से अच्छे से करते हुए चलेंगे। सर्वोच्च न्यायालय अपने को अच्छे से करना है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट। ये भी आरएस के एग्जाम में है, पहले सेकंड ग्रेड में नहीं था लेकिन अब जोड़ दिया गया है, इसको अच्छे से करते हुए अपन चलेंगे। चुनाव आयोग है, ये आरएस के एग्जाम में है लेकिन अपने एग्जाम में पहले नहीं था, अब जोड़ दिया गया है। इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग भी अपन अच्छे से करेंगे। अब पहले 2 टॉपिक दिए रहते थे, दबाव समूह और राजनीतिक दल। बहुत ही मतलब वास्ट ये टॉपिक थे। दबाव समूह, बहुत सारे दबाव समूह हैं। राजनीतिक दल बहुत सारे हैं। साउथ के किसी भी राजनीतिक दल का नाम उठा के उससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता था पहले। तो अब इन टॉपिक को, आपके लिए एक अच्छी बात है कि इस टॉपिक को आपके लिए हटा दिया गया है। तो दबाव समूह और राजनीतिक दल, ये 2 टॉपिक आपके पास में हटा दिए गए हैं, ये अपने को अब नहीं पढ़ने। भारत की विदेश नीति के सिद्धांत और जवाहरलाल नेहरू का योगदान, ये टॉपिक पहले भी था और अभी भी है। विदेश नीति है, उसके अंदर क्या क्या है, कूटनीति है, निरपेक्षता है, वो सारी चीजें हैं वो इसके अंदर अपन शुरू से लेकर एंड तक इसको समझेंगे। पीवाई क्यों करेंगे, फिर एमसीक्यू करेंगे। भारत के प्रमुख शक्तियों और पड़ोसी देशों के साथ संबंध, समसामयिक मुद्दे और चुनौतियां। अब नॉर्मली क्या होता था, करंट के क्वेश्चन अलग से आते हैं अपने पास में 10 क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में। इस बार यहाँ भी समसामयिक मुद्दे लिख दिए अपने को, तो समसामयिक मुद्दे पॉलिटी से रिलेटेड है, वो भी अपने लिए पढ़ने जरूरी हो गए हैं इंडियन लेवल के। क्या समझे, पहले जो करंट आता था वो सिर्फ राजस्थान का करंट आता था, 10 क्वेश्चन आते थे, अलग से 10 क्वेश्चन आते हैं, वो पॉलिटी के अंदर नहीं आते। अब पॉलिटी के सिलेबस में अपने को समसामयिक मुद्दे लिख दिए, यानी कि पॉलिटी का जो सिलेबस है उसके अंदर अपने को इन टॉपिक से रिलेटेड जो भी पॉलिटी का करंट है वो अपने को देखते हुए चलना है। समसामयिक मुद्दे और चुनौतियां। इसके बाद में भारत का प्रमुख शक्तियां और पड़ोसी देशों के साथ जो संबंध है अपने को, वो थोड़ा बहुत देखते हुए चलना है। नीचे लिखा हुआ है भारत और यूएनओ, जो टॉपिक है वो हटा दिया गया है। ठीक है, उसके आगे अपन देखते हैं स्टेट पॉलिटी। अपने जो स्टेट पॉलिटी यानी कि राजस्थान की जो पॉलिटी है उसके अंदर बहुत सारा बड़ा जो परिवर्तन वो किया गया है। राज्यपाल पहले था, मुख्यमंत्री पहले था, मंत्रिपरिषद भी पहले था, ये तीनों टॉपिक। राज्य विधानसभा, ये 4 नॉर्मल टॉपिक है, सभी एग्जाम में रहते हैं, सीईटी, पटवारी, नॉर्मल, हर एग्जाम में रहते हैं ये अपने को पढ़ते हुए चलना है। उसके बाद में राजस्थान का उच्च न्यायालय, जैसे सुप्रीम कोर्ट था वैसे यहाँ पर हाई कोर्ट जोड़ दिया गया, ये दोनों आरएस के एग्जाम में रहते हैं, अपन इनको पढ़ते हुए चलेंगे अच्छे से। अधीनस्थ न्यायालय, ये भी अपने को पढ़ते हुए चलना है। अधीनस्थ यानी कि जिला में जो न्यायालय रहते हैं, जो हाई कोर्ट है उस हाई कोर्ट के अंडर में जो न्यायालय रहते हैं वो भी अपने को यहाँ पर पढ़ते हुए चलना है। पंचायती राज व्यवस्था और इसका प्रशासन, नगरीय स्थानीय स्वशासन और उसका प्रशासन, ये पहले नहीं दिया हुआ रहता था लेकिन अब ये नया टॉपिक जोड़ दिया है, नगरीय स्थानीय स्वशासन। पहले सिर्फ पंचायती राज था, अभी जो नगर रहते हैं उन नगर के अंदर पार्षद बनते हैं और जो नगर परिषद रहती है, नगर निगम रहती है, उनके अंदर भी अपने को जाकर उनको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, राज्य सचिवालय है वो पहले दिया हुआ था, अभी संभागीय आयुक्त नया जोड़ दिया, जिला प्रशासन ही अलग से जोड़ दिया। ठीक है, ये नए टॉपिक है वो जोड़े गए हैं, वो बोल्ड करके अंडरलाइन करके यहाँ पर लिखे गए हैं। पहले अपने पास में सिर्फ 2 ही आयोग दिए हुए रहते थे, एक तो मानवाधिकार आयोग और एक अपने पास में लोक सेवा आयोग यानी कि एक तो आरपीएससी, एक आरपीएससी और एक मानवाधिकार आयोग। एक तो आरपीएससी और एक मानवाधिकार आयोग। अब मानवाधिकार आयोग को तो हटा दिया गया है, सिर्फ आरपीएससी बचा है और कुछ नए आयोग है वो जोड़ दिए गए हैं। राजस्थान राज्य महिला आयोग, सबसे पहला आयोग जोड़ दिया गया अपने पास में, महिला आयोग नया जोड़ा गया है। राज्य वित्त आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, लोकायुक्त और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, ये कुछ नए टॉपिक है वो अपने पास में जोड़े गए हैं। तो अभी तक की अपनी जो क्लास हो चुकी है वो अपन ने सिलेबस में क्या क्या चेंजेस हुआ, अपन किस प्रकार से पढ़ेंगे, आपको सारी चीजें यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएगी, वो मैंने आपको बताया। अब आगे की जो क्लास है उसमें अपन पॉलिटी है उसको थोड़ा सा बेसिक उसका शुरू करते हैं कि पॉलिटी आई कहाँ से, पॉलिटी की शुरुआत कहाँ से हुई। तो आगे की स्लाइड में ये देखो, आज जो मैंने स्लाइड लगाई है सिर्फ आज की क्लास में स्लाइड लगाई है क्योंकि पहली क्लास है,
सिलेबस वगैरह वैसे भी एक एक पॉइंट वो हाथ से लिखा नहीं जाता। बाकी आगे आपको सारा मैटर है वो आपकी जो राय हो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि पेन से आपको लिख कर हर चीज़ है वो पढ़ाई जाए या फिर पीपीटी लगाकर आपको समझा दी जाए, नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएं और वैसे ही हाथ से पीपीटी को थोड़ा बहुत समझा दिया जाए। वो तरीका आपको अच्छा लगता है तो वो अपन कर लेंगे, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि पीपीटी से पढ़ाया जाए, सुंदर सुंदर पीपीटी आपके लिए बनाई जाए जैसी आगे आएंगी, अभी देखना आप टॉपिक में कैसे पीपीटी बनाई है, अगर आपको वो अच्छी लगे तो अपन टेलीग्राम पर उसको पीपीटी को एग्जैक्ट वैसे की वैसे ही डाल देंगे, सारी चीजें आपकी वहां पर कवर हो जाएगी। सबसे पहला अपना जो टॉपिक है ये बेसिक है एक तरह से, ये सिलेबस में नहीं आएगा, एग्जाम में नहीं आएगा, ये सिलेबस में नहीं है आपके, लेकिन अपने को थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि पॉलिटी की शुरुआत कैसे हुई। सबसे पहला अपना टॉपिक है राजनीति की मूलभूत अवधारणा। राजनीति यानी कि राज चलाने के लिए जो नीति बनाई गई वो होती है राजनीति। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इसकी शुरुआत है उसके लिए दो सिद्धांत अपने को दिए गए, एक तो राजत्व का देवीय सिद्धांत और एक सामाजिक समझौते का सिद्धांत। राजत्व का देवीय सिद्धांत क्या बोलता है, जैसे जयपुर के राजा है, जयपुर के सारे राजा अपने को गोविंद देव जी का दीवान बताते थे, आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी राजस्थान की। चित्तौड़गढ़ के जो राजा है सारे वो खुद को एकलिंग जी का दीवान बताते थे। तो ये जो खुद को किसी भगवान का दीवान बताना यानी उसका उत्तराधिकारी बताना, उसका जो सेवक बताना और उसके बाद में नीचे के जो लोग बचे हुए हैं उनके ऊपर राज करना, ये जो तरीका है वो आया राजत्व का देवीय सिद्धांत। यानी कि हम देवता के अंडर में हैं, हम कोई राजा वाजा नहीं है, हम तो भगवान के द्वारा भेजे गए बंदे हैं। जैसे मोहम्मद पैगंबर साहब ने कहा था कि मैं तो अल्लाह का भेजा हुआ बंदा हूँ, वैसे ही राजा थे, उन्होंने सबने ऐसे कहा कि हम गोविंद देव जी के दीवान हैं, एकलिंग जी के दीवान हैं। ऐसे ही अलग अलग उन्होंने ऐसे फॉर्मेशन लेके आए कि हम इन इन देवताओं के दीवान हैं और आपसे जो धन वसूली कर रहे हैं, कर वसूली कर रहे हैं, आपके ऊपर जो राज कर रहे हैं वो हमें भगवान ने आदेश दिया है। अब जनता ऐसे डरती थी कि भाई भगवान ने आदेश दिया है तो भगवान तो ये तो नाराज होगा ही, जो राजा यहाँ पे बैठा है भगवान भी नाराज होंगे, तो ये जैसा बोल रहा है वैसा कर लेते हैं अपन। तो ये राजत्व का देवी सिद्धांत आया कि कुछ लोग थे, उनके अंदर से एक व्यक्ति निकल के आया, उसने बोला कि मेरे को भगवान ने भेजा है। दूसरा सिद्धांत अपने पास में है सामाजिक समझौते का सिद्धांत। यानी कि सामाजिक समझौते के सिद्धांत को हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये 10 लोग यहाँ पर खड़े हैं, मान लीजिए कुछ लोग यहाँ पर खड़े हैं, 6 लोग यहाँ पर खड़े हैं, इनमें से एक जना है वो यहाँ पर निकल कर आ गया और इस एक जने को इन लोगों ने अपने अधिकार दे दिए, अपने सारे अधिकार दे दिए, अपना धन दे दिया, अपना समय दे दिया, अपना सब कुछ इसको दे दिया कि जो हमारे पास में जितनी चीजें हो सकती है वो सब हम तेरे को दे रहे हैं, तो हमारी रक्षा कर, तेरा काम क्या है, हमारी रक्षा करना है। तो ये इनका क्या बन गया, ये इनका राजा बन गया। इस राजा, इन्होंने तो इनको अधिकार दिया, इस राजा ने इनको बदले में क्या दिया, राजा ने इनको बदले में दी सुरक्षा की गारंटी। क्या दिया इनको? सुरक्षा की गारंटी, यानी कि आपकी सुरक्षा की गारंटी है वो मेरी है। क्योंकि ये जो चीज है ये निकल कर कहां से आई? पहले क्या चलता था, पहले मनुष्य बन के पहले बंदर थे हम, ऐसा सुना होगा आपने। बंदर बन के धीरे धीरे मनुष्य बने, जंगलों में रहते थे, कंदमूल खाते थे आराम से, ना कोई पढ़ाई लिखाई थी। तो ऐसी रील्स भी आती है आजकल, आप देखते हो। तो जो पहले जंगल राज चलता था, जंगल राज में क्या होता था, हर कोई हर किसी को मार सकता है, हर कोई हर किसी के साथ लूट खसोट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। जंगल में जो सबसे शक्तिशाली है वो राजा बन गया, पहले जंगल राज चलता था। वैसे ही मत्स्य राज बोल सकते हैं अपन इसको, क्या बोल सकते हैं? मत्स्य राज यानी कि मछलियों का राज। जैसे समुद्र होता है, समुद्र के अंदर जो सबसे बड़ी मछली होती है वो छोटी मछली को खा जाती है। वैसे ही पहले ऐसे होता था अपने पास में कि जो सबसे शक्तिशाली आदमी है वो अपने से कमजोर लोगों के ऊपर राज करता था। तो उस चीज से बचने के लिए इन्होंने अपने में से किसी एक को राजा बनाया, उनको धन दे दिया, शक्ति दे दी अपनी, कि तू हमारी रक्षा कर, कि यहाँ पर जंगल राज नहीं रहे, जंगल राज नहीं रहे, इसलिए यहाँ पर राजा बना दिया गया और राजा ने अपनी नीतियां चलानी शुरू कर दी। इस प्रकार राजनीति की शुरुआत हुई कि अब जैसे मोदी जी है, मोदी जी को अपन क्या देते हैं, मोदी जी को अपन वोट देते हैं, और वोट है वो अपना अधिकार है, वोट अपना अधिकार है। और मोदी जी अपने को क्या देते हैं, सुरक्षा की गारंटी देते हैं कि भाई चाइना है वो अपने ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता, रूस है वो अपने, रूस तो दोस्त है भाई अपना, वो अपने ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता, पाकिस्तान अपने ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता, वरना ऑपरेशन सिंदूर है वो अपन कर देंगे। तो ये जो गारंटी अपने को दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं,
वो प्रधानमंत्री है, अपन ने चुना है उनको, अधिकार अपने दिए हैं उनको, और उन्होंने अपने को बदले में सुरक्षा की गारंटी दे दी। आज के टाइम पर जहां भी जो देश हैं उनमें जो राजनीति चल रही है वो इसी सामाजिक समझौते के सिद्धांत के ऊपर चल रही है, यानी कि समाज के लोगों ने मिलकर समझौता किया और किसी एक को बड़ा बना दिया। इस प्रकार राजनीति का उद्भव हुआ, बेसिक हमने देखा। उसके बाद में हम देखते हैं कि राज्य के आधारभूत तत्व क्या क्या होते हैं, यानी कि राज्य जो बनता है, राज्य मानी कि देश। सबसे पहले अपने को यहाँ पर समझते हुए चलना है कि ये जो राज्य है, इस राज्य का मतलब देश है। अगर आप हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में अपने को पता चलता है कि जैसे आर्टिकल 12 है, आर्टिकल 12 में लिखा गया है राज्य की परिभाषा। तो राज्य क्या है, वहां पर राज्य है वो वहां पर देश को इंडिकेट करता है। राज्य को इंडिकेट नहीं करता, यानी पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इनको इंडिकेट ना करके एक देश को इंडिकेट करता है राज्य। वहां पर साफ साफ लिखा गया है राज्य के अंदर कौन कौन आएंगे, तो उसके अंदर 4 पॉइंट लिखे गए हैं। तो वो चीजें अपन आर्टिकल 12 वहां पर देखेंगे। पीएसयू उसके अंदर आते हैं, सरकारी संस्थान उसके अंदर आते हैं, विधायिका आती है, कार्यपालिका आती है, वो अपन आर्टिकल 12 में देखेंगे जब अपन मूल अधिकार पढ़ेंगे। राज्य है, देश है, उसके आधारभूत तत्व क्या क्या होते हैं। अब अपना जो घर है, उस घर को अपन ऐसे बोल दें कि अपना अलग ही देश है ये, इस देश का मैं राजा हूँ, मेरे पापा राजा हैं, मैं राजकुमार हूँ, और यहाँ की जो राजनीति है वो ऐसे चलती है। तो देश घोषित नहीं कर सकते अपन घर को देश घोषित करने के लिए उसके अंदर ये 4 चीजें होनी चाहिए। कुछ भूभाग होना चाहिए, भूभाग है भाई अपने पास में, घर का भूभाग है, लेकिन उसके बाद उसके अंदर जनसंख्या भी होनी चाहिए, कुछ जनसंख्या होनी चाहिए। 4-5 लोग, 10 लोग आप मिलकर किसी देश का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। वहां पर एक सरकार होनी चाहिए और वो संप्रभु होनी चाहिए, यानी बाहरी दबावों से मुक्त होनी चाहिए। संप्रभु का अर्थ होता है बाहरी दबाव से मुक्त। ये 4 चीजें हैं वो राज्य या देश बनाने के लिए होनी चाहिए। ये तो हमने देखा बेसिक। उसके बाद कौटिल्य को आप जानते होंगे। कौटिल्य की अर्थशास्त्र नाम से एक बुक है। अर्थ मानी कि किसी देश की जो राजनीति है वो उसका शास्त्र कैसे चलता है। अर्थशास्त्र नाम है, लेकिन ये इकोनॉमिक्स की बुक नहीं है, ये पॉलिटी की बुक है। अर्थशास्त्र में 7 चीजें हैं वो बताई गई है। किसी राज्य का जो सप्तांग सिद्धांत है वो बताया गया है, यानी राज्य के फॉर्मेशन में 7 चीजें कौन कौन सी जरूरी होती है। सबसे पहला एक राजा होना चाहिए, फिर दुर्ग होना चाहिए, राजकोष होना चाहिए। राजकोष माने ट्रेजरी, इंग्लिश के अगर आप स्टूडेंट हो तो। सेना वहां पे होनी चाहिए, अमात्य मानी मंत्री होना चाहिए, मित्र होना चाहिए, मित्र देश होना चाहिए। अब जैसे इंडिया है तो इंडिया का रूस दोस्त है, दोस्त होना चाहिए। सिर्फ पाकिस्तान जैसे ही भरे हूं तो फिर वो देश का मतलब नहीं रहेगा, कोई लड़ाई हो जाएगी वहां पर। भूभाग है वो अपने पास में होना चाहिए, भूभाग यहाँ पर सेम है इन दोनों में। तो ये चीजें बेसिक अपन देख रहे हैं। ये जो कौटिल्य वाला जो क्वेश्चन है ये कई बार आरएस के एग्जाम में आया हुआ है, आईएएस के एग्जाम में आया हुआ है। अपन बेसिक देख रहे हैं, थोड़ी बहुत समझ होनी चाहिए अपने को, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। यहाँ से आप क्लास को थोड़ा सा तेज करके भी देख सकते हैं जो मैंने आपको पीछे पढ़ाया। अब यहाँ पे आपको विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका क्या होती है, राजतंत्र कैसे काम करता है, लोकतंत्र कैसे काम करता है, वो थोड़ा सा बेसिक आपको समझा देते हैं। राजा होता है, उसके नीचे विधायिका होती है, कार्यपालिका होती है, न्यायपालिका होती है। विधायिका क्या होती है, जो कानून बनाने का काम करती है, जो कानून बनाने का काम करती है। और कार्यपालिका क्या करती है, कानून लागू करवाना, कानून को लागू करवाना। और न्यायपालिका होती है न्याय करना, जो इन कानून को लागू करवाने के बाद में अगर कुछ लोग कानून को नहीं मान रहे हैं, कुछ लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, तो उनको न्याय दिलाना है, वो न्यायपालिका का कार्य होता है। इसको लेजिस्लेचर बोलते हैं, इसको एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, इसको जुडिशरी बोलते हैं। तो ये तीनों इंग्लिश के नाम है इनके। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों राजतंत्र में राजा के अंदर समाहित रहती है। कानून भी वही बनाएगा। जैसे आपने बाहुबली मूवी देखी होगी तो राजमाता शिवगामी देवी क्या बोलती है कि मेरा वचन ही है मेरा शासन, यानी कि उसने जो बोल दिया राजा के अंदर ही कानून बन गया उनका। जो बोला उन्होंने वो कानून बन गया। वो खुद ही उसको कानून को लागू करवाएंगी, वो खुद ही उसका न्याय करेंगी। न्याय भी करते हैं वो आपने देखा होगा, हाथ काट गर्दन काट देते हैं उसकी, एक की जो महिलाओं के ऊपर हाथ उठाता है उसकी। तो ये जो तीनों चीजें हैं राजतंत्र में राजा के अंदर केंद्रित होती है। यानी कि यहाँ पर नीचे ये थ्योरी में लिखी गई है कुछ चीजें। राजतंत्र में शासन की तीनों शक्तियां राजा में निहित होती है, अर्थात शक्तियों का केंद्रीयकरण होता है। तीनों चीजें राजा के अंदर ही केंद्रित रहती है। राजा प्राय निरंकुश हो जाता है। फ्रांसीसी विचारक मोंतेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया, शासन की तीनों शक्तियों में विभाजन कर दिया। लोकतंत्र में क्या होता है, जैसे ये हमने देखा यहाँ पर राजतंत्र। राजतंत्र में तीनों जो चीजें हैं वो राजा के अंदर समाहित रहती है। लेकिन लोकतंत्र में, जैसे इंडिया में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में विधायिका अलग है, लोकतंत्र में कार्यपालिका अलग है, लोकतंत्र में न्यायपालिका अलग है। ये तीनों है वो अलग रहनी चाहिए, इनका केंद्रीयकरण नहीं होना चाहिए। ठीक है, इनके पृथक्करण है, शक्ति पृथक्करण है, उसके ऊपर
फ्रांसीसी विचारक मोंतेस्क्यू ने अपने विचार प्रकट किए और उसके आधार पर लोकतंत्र है उसकी स्थापना हुई। लोकतंत्र में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों अलग अलग होती है। विधायिका में क्या आता है, विधायिका बोलते ही अपने दिमाग में कानून फॉर्मेशन आना चाहिए, कानून बनाना आना चाहिए। तो कानून कौन बनाता है, अपनी संसद बनाती है। संसद माने कि लोकसभा, राज्यसभा, ये सब बनाती है। राष्ट्रपति भी उसका एक अंग होता है। आगे देखेंगे हम, आगे संसद तो नया टॉपिक जोड़ दिया आपने। राज्य विधानमंडल यानी कि राज्य की विधानसभा वो बनाती है। कई राज्यों में विधान परिषद भी है, 6 राज्यों में, वो भी अपन आगे देखेंगे। कार्यपालिका, कार्यपालिका में 2 प्रकार होते हैं कार्यपालिका के। एक तो स्थायी नौकरशाही, जो आईएएस चुने जाते हैं, जो आरएएस है वो एग्जाम के द्वारा लगते हैं, वो होते हैं स्थायी, यानी 60 साल के बाद रिटायर होते हैं वो। तो ये तो हो गई स्थायी नौकरशाही। एक होती है अस्थायी नौकरशाही, यानी कि जो कुछ मंत्री होते हैं, मंत्री परिषद जो होती है अपने, उनको अस्थायी नौकरशाह अपन बोलते हैं। मंत्री परिषद को अस्थायी नौकरशाह बोलते हैं। जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनको स्थायी नौकरशाह अपन बोलते हैं। ये कानून को लागू करवाने का, एग्जीक्यूट करने का कार्य करते हैं। उसके बाद अपने पास में न्यायपालिका। न्यायपालिका आप जानते हो, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है। अब इंडिया है, उसमें किस प्रकार चीजें हैं वो बनी हुई है। इंडिया में आपके पास में विधायिका है और कार्यपालिका उसी का अंग है। क्यों? क्योंकि मंत्री परिषद है वो है कार्यपालिका, और जो मंत्री परिषद है वो विधायिका का ही एक अंग है। यानी कि अपनी जो संसद है, जिन एमएलए को, एमपी को अपन चुनकर भेजते हैं, एमएलए जाते हैं विधानसभा में, एमपी जाते हैं लोकसभा में, उनके अंदर से ही कुछ लोग मंत्री परिषद बनते हैं और वो कानून को एग्जीक्यूट करवाने का कार्य करते हैं। जो मंत्री परिषद होती है वो इस विधायिका का ही एक अंग होती है। न्यायपालिका अपने पास में अलग होती है। इस न्यायपालिका का इससे कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है। अब इंडिया के बारे में कुछ चीजें मैंने यहाँ पर लिख रखी है कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, यानी कि संसद है वो यहाँ पर कानून बनाती है। स्पष्ट शक्ति पृथक्करण नहीं है, क्योंकि कार्यपालिका विधायिका का ही एक अंग है। यहाँ हमने डायग्राम देखा कि कार्यपालिका विधायिका का ही एक अंग है, इसके अंदर ये गोला आ रहा है, तो स्पष्ट शक्ति पृथक्करण नहीं हुआ। स्पष्ट शक्ति पृथक्करण क्या होता है, अमेरिका में है स्पष्ट शक्ति पृथक्करण। स्पष्ट शक्ति पृथक्करण, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों अलग अलग है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, स्पष्ट शक्ति पृथक्करण है। ठीक है, क्योंकि अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, यानी कि तीनों जो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों अलग अलग है। अपने यहाँ पर अलग अलग नहीं है। डायग्राम देखा आपने, अपने यहाँ पर अलग अलग नहीं है, तो ये स्पष्ट शक्ति पृथक्करण नहीं है, क्योंकि कार्यपालिका विधायिका का ही एक अंग है। भारत में संविधान की सर्वोच्चता है। यहाँ पर सर्वोच्चता किसकी है, संविधान की। अगर कोई कानून बनाया जा रहा है किसके द्वारा, विधायिका के द्वारा, तो संविधान को सर्वोच्च माना जाएगा। संविधान को ध्यान में रखकर कानून का फॉर्मेशन होगा। कार्यपालिका कानून को लागू करवाएगी, किसको ध्यान में रखकर करवाएगी, संविधान को ध्यान में रखकर करवाएगी। संविधान की सर्वोच्चता है। न्यायालय है वो आपको न्याय देगा, किस आधार पर देगा, संविधान के आधार पर देगा, क्योंकि संविधान की सर्वोच्चता है। तो संविधान की सर्वोच्चता है वो है भारत में। भारत में दोहरी विधायिका है, अर्थात केंद्र व राज्यों में अलग अलग विधायिकाएं हैं। केंद्र व राज्यों में अलग अलग विधायिकाएं हैं। भारत में दोहरी कार्यपालिका है। अब देखो भारत में दोहरी क्या क्या है, दोहरी विधायिका है, दोहरी कार्यपालिका है, एकल न्यायपालिका। न्यायपालिका एकल क्यों है, क्योंकि अपने पास में सेंटर में होता है सुप्रीम कोर्ट, स्टेट में होता है हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर में होता है। हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही चुने जाते हैं, आपको पता होगा। वैसे ही जो दोहरी कार्यपालिका है, कार्यपालिका दोहरी कैसे हुई, मैंने आपको बताया मंत्री परिषद होते हैं वो कार्यपालिका होती है, या फिर जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं आईएएस आरएएस वो होते हैं। अब सेंटर में होते हैं आईएएस, सेंटर में होते हैं लोकसभा के द्वारा चुने गए अपनी मंत्री परिषद, स्टेट में होती है विधानसभा में चुनी गई अपनी मंत्री परिषद और आरएएस यानी कि ब्यूरोक्रेट्स। सेंटर में आईएएस होते हैं, स्टेट में आरएएस होते हैं, अलग अलग स्टेट में होते हैं। आरएएस तो सिर्फ राजस्थान में होता है, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, अलग अलग स्टेट में अलग अलग ये सर्विसेज होती है। विधायिका अलग अलग होती है, सेंटर में लोकसभा राज्यसभा होती है, स्टेट के अंदर विधानमंडल है और वो होता है विधानसभा विधान परिषद, ये होती है। तो ये यहाँ पर दोहरी होती है, ये दोहरी होती है कार्यपालिका। न्यायपालिका एकल होती है क्योंकि इसके अंडर में काम करता है। इसके बाद अपन देख रहे हैं ब्रिटेन। अपन 3 ही देश देखेंगे, ज्यादा आपको ऐसे नहीं करने की जरूरत है कि भाई इतना सारा क्यों पढ़ा रहे हो, क्या मतलब है इसका, इतनी लंबी क्लास का क्या मतलब है। बेसिक देख रहे हैं अपन थोड़ा बहुत कि इंडिया है वो ब्रिटेन का उपनिवेश रहा है, यानी अपन ने अपने ऊपर राज किया है ब्रिटेन ने कुछ सालों तक, 250-300 सालों तक राज किया है। तो वहां से कुछ चीजें अपने को मिली है, तो उन चीजों को अपन देख लेते हैं कि भाई कैसे कैसे वहां पर वो काम करते हैं। 3 देश हैं सबसे बड़े बड़े, ब्रिटेन है और अपना जो ब्रिटेन तो अपने लिए इसलिए पढ़ना जरूरी हो गया क्योंकि अपन उसके उपनिवेश रहे हैं, अपन उसके गुलाम रहे हैं। इंडिया है वो अपने को पढ़ना जरूरी है, और अमेरिका। 3 देश अपन सिर्फ देखेंगे। ब्रिटेन में अपने पास में ये संसद है, इस संसद के 2 भाग होते हैं। एक तो हाउस ऑफ कॉमन्स, क्या है ये,
हाउस ऑफ कॉमन्स। और ये है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। माय लॉर्ड्स बोलते हैं जैसे अपन न्यायालय में खड़े होकर, तो वैसे ये जो लॉर्ड्स होते हैं, ये लॉर्ड्स जमींदार होते हैं, ये चुने नहीं जाते। ये ब्रिटेन में पुराने जो जमींदार है वही जाते हैं यहाँ पर न्यायपालिका के अंदर बैठने के लिए। और हाउस ऑफ कॉमन्स है, ये कार्यपालिका होती है कि संसद के ही यहाँ पर दो भाग है, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका को बोलते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स, न्यायपालिका को बोलते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ठीक है, इसके बारे में कुछ थ्योरी मैंने लिखी है यहाँ पर। ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था है, संसद है वो यहाँ पर दी गई है, संसदीय शासन व्यवस्था है। वहां भी स्पष्ट शक्ति पृथक्करण नहीं है। स्पष्ट शक्ति पृथक्करण क्यों नहीं है, मैंने आपको बताया। तीनों अगर अलग अलग होती, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, तीनों अलग अलग नहीं है यहाँ पर, तो ये स्पष्ट शक्ति पृथक्करण नहीं है। ब्रिटेन में कार्यपालिका तथा न्यायपालिका दोनों विधायिका का ही भाग है। ब्रिटेन में विधायिका और कार्यपालिका, न्यायपालिका दोनों विधायिका का भाग है। अपने डायग्राम में देखा, दोनों इसी का भाग है, संसद का। उसके बाद ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता है, अपने यहाँ पर संविधान की सर्वोच्चता है। यहाँ पर किसकी, यहाँ पर लिखित संविधान नहीं है, तो यहाँ पर किसकी सर्वोच्चता है, संसद की सर्वोच्चता है। भारत में संविधान की सर्वोच्चता है, नीचे मैंने पिछला पॉइंट यहाँ पर लिख दिया है। ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता है, क्यों है, कार्यपालिका न्यायपालिका दोनों संसद के भाग है, तो संसदीय सर्वोच्चता हो गई यहाँ पर। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, कार्यपालिका विधायिका के प्रति, क्योंकि डायग्राम में संसद के ही दोनों भाग है, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। लिखित संविधान नहीं है यहाँ पर। अगर लिखित संविधान होता तो संविधान की सर्वोच्चता होती, लेकिन यहाँ पर संसद है वो ही कानून बनाती है, वही संविधान अपने आप में, तो संसद की ही सर्वोच्चता है। स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं है, तथा न्यायपालिका के पास न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति नहीं है। न्यायपालिका के पास न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति नहीं है। ये अपन पहले नहीं पढ़ते, लेकिन इस बार अपने सिलेबस में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय दोनों जोड़ दिए गए हैं, तो अपने वो न्यायिक पुनरावलोकन है वो भी अपने को पढ़ना पड़ेगा। न्यायिक समीक्षा, न्यायिक सक्रियता, ये सारे टॉपिक अपन धीरे धीरे देखेंगे लास्ट में। ब्रिटेन में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों एकल है। ब्रिटेन में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों एकल है, और अतः ब्रिटेन एक यूनियन है। अब दो वर्ड अपने पास में निकल कर आएंगे, यूनियन और फेडरल। तो यूनियन और फेडरल अपन समझने से पहले मैं आपको बताऊं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों एकल है। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे अपने यहाँ पर लोकसभा होती है सेंटर में, और स्टेट में अपने पास में होती है विधानसभा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक है, यानी कि स्टेट में नहीं है, सिर्फ सेंटर में है। उसके बाद में कार्यपालिका सिर्फ एक है, स्टेट और सेंटर में अलग अलग नहीं है। अपन कुछ भी बोल सकते हैं उसको, लेकिन वो एक ही है। आप राज्य की मान लें या फिर केंद्र की मान लें, लेकिन वो केंद्र की मानी जाती है, इसलिए वो एक यूनियन है। यानी यूनियन का मतलब होता है संघ, यूनियन का मतलब होता है संघ, यानी कि छोटे छोटे टुकड़े हैं राज्यों के, उन राज्यों से मिलकर एक संघ बना है। इन राज्यों से मिलकर एक संघ बन गया, और इस संघ के अंदर ही सारे राज्य है वो समाहित होते हैं। इसलिए यहाँ पर ये तीनों चीजें एकल दे रखी है। अपने यहाँ पर अलग अलग है, अपने यहाँ पर अलग अलग है, लेकिन अपन फेडरल नहीं है, अपन संघ भी है। ये अपने पास में आर्टिकल 1, 2 ये अपन देखेंगे, तो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जो भारत है वो क्वासी फेडरल है। B.R. अम्बेडकर ने उसको ना तो फेडरल कहा और ना ही उसको यूनियन कहा, यूनियन और फेडरल का मिक्सचर का है। वो क्यों कहा ये भी अपन धीरे धीरे आगे देखेंगे। सबसे पहली क्लास है, ज्यादा लोड वाली चीजें वो आपको नहीं बताएंगे, तो ये बस इतना ध्यान रखना है। अमेरिका है, अमेरिका के अंदर तीनों कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका ये तीनों अलग अलग है। अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, जो ट्रम्प है वो अध्यक्ष है वहां के, उन्होंने जो बोल दिया जो कर दिया वही है वहां पर। स्पष्ट शक्ति पृथक्करण है, क्योंकि तीनों अलग अलग अपन देखते हुए आ रहे हैं। अमेरिका में दोहरी विधायिका, दोहरी कार्यपालिका, दोहरी न्यायपालिका है। तीनों ये जो है ये दोहरी है, यानी स्टेट में अलग है, सेंटर में अलग है, स्टेट में अलग है, सेंटर में अलग है। विधायिका भी, न्यायपालिका भी और कार्यपालिका भी। दोहरी नागरिकता है वहां पर। अब अपने नागरिकता कैसी है, मैं कहाँ का नागरिक हूँ, भारत का नागरिक हूँ, आप कहाँ के नागरिक है, भारत के नागरिक है। अमेरिका के लोग सिर्फ अमेरिका के नागरिक नहीं है, वो अपने राज्य के भी नागरिक है। अपन राजस्थानी बाई हार्ट ऐसे बोलते हैं कि मैं राजस्थानी हूँ, लेकिन राजस्थानी अपनी नागरिकता नहीं है, अपने आधार कार्ड के ऊपर इंडियन लिखा गया है, अपन इंडियन सिटीजन है, अपन राजस्थानी सिटीजन नहीं है, क्योंकि अपने पास नागरिकता सिर्फ अपने को सेंटर की मिलती है। लेकिन यहाँ पर दोनों नागरिकता मिलती है, पहले राजस्थानी होते हैं यहाँ के लोग, उसके बाद में वो भारतीय होते हैं। वैसे ही दोहरी नागरिकता है वो अमेरिका के अंदर है। दोहरा संविधान है वहां पर, स्टेट का अलग संविधान बना रखा है इन लोग ने, और सेंटर में अलग संविधान बना रखा है। अपने सिर्फ एक संविधान है, उस संविधान के आधार पर सेंटर और स्टेट दोनों जगह शासन चलता है। उसके बाद इसलिए अमेरिका एक फेडरल है। अब यूनियन फेडरल में अपन ज्यादा नहीं घुसते हैं, मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। 1 से लेकर 4 तक आर्टिकल है, वो अपने सिलेबस में वैसे डायरेक्ट नहीं दे रखे हैं, लेकिन अपन बेसिक देख लेंगे उसका थोड़ा 10-15 मिनट में, तो धीरे धीरे चीजें वो अपने को क्लियर हो जाएगी।
तो ये सब अपनी पहली क्लास है, उसके अंदर सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा अपनी कोचिंग का, अपना टारगेट क्या है वो हमने देखा। उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें हैं वो कैसे चलेगी वो मैंने आपको बताया। हर टॉपिक मैंने आपको बताया कौन से टॉपिक नए जुड़े हैं, कौन से टॉपिक है वो हटे हैं। मैंने आपको 2 चीज़ बताई, एक तो व्हाट्सअप नंबर अपना ये है, इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर आप कभी भी डाउट है वो अपना पूछ सकते हैं। उसके बाद टेलीग्राम है अपना अश्वत्था एकेडमी नाम से। इस टेलीग्राम के ऊपर आपको कुछ अपडेट्स है, नोट्स है अपनी क्लासेस के, वो सारे यहाँ पर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। इसकी लिंक है टेलीग्राम की, वो मैं आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चैनल के ऊपर आपको डिस्क्रिप्शन में आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो ये दोनों चीज़ें आपको वहाँ पर भी अवेलेबल है। तो आज का सेशन है वो अपन यहीं पे विराम करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।